नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले धीरे धीरे घट रहे हैं और जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो, उसके लिए आपका एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क पहनना बेहद जरूरी है ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हो, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सोपोर से। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में लश्कर कमांडर मुदासिर पंडित भी शामिल है, जिस पर सोपोर में 2 पुलिस वालों और 2 नागरिक की हत्या का आरोप था। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, मुदासिर पंडित को मार गिराया और क्या अपडेट? फराह, आपको मालूम है कि रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुरक्षा बलों को पता चला था कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। रात को ही फायरिंग हुई और रात भर ही एनकाउंटर चला और अभी जो है पुलिस ने अर्ली इन द मॉर्निंग कंफर्म किया कि 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं इसमें। और पुलिस का कहना है कि एक मिलिटेंट जो है वो फॉरेनर है और उसका नाम असरार बताया जा रहा है। और साथ ही मुदस्सिर पंडित, जो पुलिस का कहना है कि रिसेंट जो अटैक हुआ सोपोर में जिसमें 2 पुलिस वाले भी मारे गए और उसके अलावा 2 सिविलियन भी मारे गए, और पुलिस का कहना है कि वो उसमें इन्वॉल्व थे। आपको मालूम है कि पुलिस ने कुछ पोस्टर्स भी लगाए थे इस एरिया में और लोगों से कहा था कि जो इस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अभी जिस तरीके से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों को और उसके बाद कॉर्डन किया गया, अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है और 3 मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जिसमें एक मुद्दसिर पंडित और एक फॉरेन मिलिटेंट जो पाकिस्तानी बताया जा रहा है असरार एलाइस अब्दुल्ला, उनको मारा गया है। शुक्रिया रिफत। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टी मीटिंग के मसले पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा जा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि 24 जून को जम्मू कश्मीर पर सभी दलों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दोबारा राज्य का दर्जा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर पर बड़ी सियासी हलचल। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को होगी 14 नेताओं से मीटिंग। पीएम मोदी का नए जम्मू कश्मीर का ब्लूप्रिंट। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 14 नेताओं को बकायदा औपचारिक तौर पर न्योता भी भेजा जा चुका है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ये इस तरह की पहली बैठक होगी। 24 जून को होने वाली इस सर्वदलीय बैठक से पहले रविवार को प्रधानमंत्री आवास पर मोदी सरकार के बड़े नेताओं के साथ पीएम मोदी ने एक अहम बैठक भी की है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक से भी बाहर निकलते हुए दिखे हैं। अगर राज्य को रिस्टोर किया जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से राज्य में बदलने का फैसला किया जाता है, तो परिसीमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कुछ पार्टियों ने विरोध किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया है, उसमें अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजा है। और ये एक और गाड़ी जिसमें मंत्री और सरकार के दूसरे मंत्री शामिल हैं, लगातार जो गाड़ियों का काफिला है वो निकल रहा है। बार बार जो मंत्रियों की गाड़ियां हैं, परिसीमन की बात की जा रही थी। परिसीमन के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया था, जो कि मार्च में खत्म होगा। तो राज्य बनेगा तो उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी। वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के सर्वदलीय बैठक के ऐलान के साथ ही राजनीतिक हलकों में ये कयास लगने शुरू हो गए कि आखिर 24 जून को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में आखिर प्रधानमंत्री क्या बातचीत करने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक 24 जून को होने वाली सर्वदलीय मीटिंग में
जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। 24 जून को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के सामने नए जम्मू कश्मीर का ब्लूप्रिंट रखेंगे। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल सकता है। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली नहीं होगी। धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ केंद्र सरकार की यह बातचीत एक बड़ा कदम है। इस बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जीए मीर के अलावा कश्मीर के कुछ और नेताओं को भी दावत दी गई है। इसके अलावा जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले कुछ नेता भी इन्वाइट किए गए हैं। पीएम मोदी के न्योता के बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गईं। 24 जून को होने वाली इस बैठक से पहले पीडीपी के नेताओं ने इस मीटिंग में शामिल होने पर आपस में विचार विमर्श किया। पीडीपी नेता सुहेल बुखारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में शामिल होने का फैसला पार्टी की संसदीय कमेटी ने महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। इस हवाले से जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को सारी लीडरशिप ने, पीएसी के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टी महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 24 जून को होने वाली बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी बैठक करने के साथ साथ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक में भी इसको लेकर आखिरी फैसला लेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर ने इस बैठक को एक सही कदम बताया। हमारी जो नाराजगी रही है वो इसी बात की, पार्लियामेंट हमेशा कानून बनाने का हक रखता है, मगर जमहूरी तर्ज अमल जब गायब होता है तो क्वेश्चन उठता है। जम्मू कश्मीर के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में सरकार को कोई फैसला लेना था, अगर असेंबली का वेट करते ज़्यादा अच्छा। असेंबली के एब्सेंस में ऑल पार्टी मीटिंग पहले बुला लेते, सबको ऑन बोर्ड लेते, शायद ये 2 साल का पीरियड इतना नाराज़गी का, इतनी नुकसान का नहीं निकलता। मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का कहना है कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नई शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव ये कदम रखा गया है, तो उसको देखते हुए जो भी किसी पार्टी की अपनी बात होगी, अपनी विचारधारा होगी, उसी संदर्भ में वो बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय के लिए एक दिशा तय होगी। इसीलिए लगता है कि 24 तारीख को ये जो मीटिंग बुलाई गई, और ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द इलेक्शन भी हो सकते हैं। 24 जून को होने वाली इस मीटिंग में क्या ऐलान होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन जम्मू कश्मीर पर होने वाली इस बैठक से पहले देश की हर पार्टी की नजर इस बैठक पर लगी है। यूपी के अलीगढ़ में एक सब इंस्पेक्टर ने नहर में डूब रहे एक युवक को बचा लिया। बताया गया कि युवक गंगा नहर में पुल पर खड़ा था। अचानक ही वो नहर में जा गिरा जो काफी गहरी थी। इस पुल के पास ही सब इंस्पेक्टर आशीष की ड्यूटी लगी हुई थी और अचानक लोगों के चिल्लाने के बाद उन्होंने गंगा नहर में छलांग लगा दी और डूब रहे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने छलांग लगाई और डूब रहे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लाए, जिसके बाद एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देकर उनकी तारीफ की। दिल्ली के पास गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां बाइक पर सवार 2 चोर एक महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला अपनी कार से उतर रही थी। तभी वहां मौजूद एक चोर ने उसकी चेन छीन ली। इससे पहले ये बाइक सवार चोर उस महिला की कार के पास मंडराते दिखे, जबकि महिला अपनी कार के बाहर निकलती दिखी। इसी दौरान एक आरोपी बाइक से उतरकर कार की तरफ बढ़ा और झटके से महिला की चेन खींचकर भाग गया। इसके बाद वो महिला भी चोरों के पीछे दौड़ पड़ी। गुजरात के पाटन में भारी बारिश होने के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा होने के बाद कई गाड़ियां उसमें फंस गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुछ लोग अपनी गाड़ियों को धक्का भी लगाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि कई घंटों तक लगातार बारिश होने की वजह से शहर में बाढ़ के हालात बन गए।
उत्तर प्रदेश में आज से बाजार और मॉल रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। यूपी में आज से कोरोना पाबंदियों में छूट मिलेगी, जिसके तहत बाजार सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे, जबकि 500 से कम एक्टिव केस वाले शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। हालांकि यूपी में वीकेंड कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। बिहार की राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश के बाद राजीव नगर पुलिस थाने में पानी भर गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को अयोध्या के विकास पर अहम चर्चा करेंगे। इस दौरान योगी सरकार अयोध्या के विकास का मॉडल पेश करेगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी परिवार और दोस्तों समेत कुल 12 लोगों के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने शिमला पहुंचे। इस दौरान धोनी की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, जबकि धोनी के साथ फोटो खिंचवाने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। धोनी अगले 4 दिन तक शिमला में रहेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया की पहली पारी 217 रन पर सिमट गई। पहली पारी में उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 44 रन की पारी खेली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए। हालांकि तीसरे दिन का खेल भी खराब रोशनी की वजह से जल्दी खत्म करना पड़ा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश के पैर में गोली लगी थी। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं और पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम रखा था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा बरामद किया है। बताया गया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। इस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसे गिरफ्तार करने में बीटा 2 पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इसके पास से तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इससे गहन पूछताछ की जा रही है। अन्य भी जो घटनाएं होंगी उसके आधार पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून के सीजन में देश के अलग अलग इलाकों में कुदरत ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बाद सैलाब के कहर ने लोगों की जिंदगियों को बेहिसाब मुश्किलों में डाल दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश मुसीबत बनकर आई है, लेकिन कुदरत की इस त्रासदी का सबसे ज्यादा असर एक बार फिर पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ आसमान से उतरी आफत लोगों की जिंदगी लीलने पर आमादा है। गंगा नदी में इस वक्त पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो घाट है त्रिवेणी घाट, वो आधा पानी में डूब चुका है। केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है। आसमान से उतरी आफत, कुदरत के कहर की तस्वीरें। कहीं सैलाब में समाया शहर, कहीं भर भरा कर गिरे पहाड़। मुसीबत में सैकड़ों की जान। कुदरत की बेहिसाब ताकत ने एक बार फिर देश को डराना शुरू कर दिया है। अलग अलग इलाकों से आई सैलाब के सितम की तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। पहाड़ों पर उतरी आसमानी आफत मानो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को तैयार है। भारी बारिश के बाद हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं कि तटीय इलाकों में रहने वाले तमाम परिवारों के जिंदगी पर मौत का साया मंडराने लगा है। पूरी रफ्तार से धरती को रौंदता सैलाब अपने सामने पड़ने वाली हर चीज को ध्वस्त करने पर आमादा है। मॉनसून की इस डराने वाली शुरुआत ने लोगों को तबाही का चश्मदीद बनने पर विवश कर दिया है। श्रीनगर गढ़वाल से आई ये तस्वीरें दिल को दहलाने के लिए काफी हैं। प्रचंड वेग से बहती अलकनंदा नदी ने पाट पर बने मंदिरों को
अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। जल विद्युत परियोजना के बांध से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से घाट सैलाब में समा चुके हैं। आलम यह हो चुका है कि अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग और डेंजर लेवल के बीच बना हुआ है। लहरों की रफ्तार इस कदर तेज है कि किसी भी चीज को तिनके की तरह बहा सकती है। यही वजह है कि किसी भी तरह के हादसे से लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात किया गया है। अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद घाट पर इस समय यहां पर किसी भी घटना से बचाव के लिए एसडीआरएफ को तैनात किया गया है और एसडीआरएफ के कर्मी यहां पर तैनात हैं जो अपने सामान के साथ, लाइफ सेविंग सामान के साथ यहां पर मौजूद हैं स्नान घाट के किनारे पे, जिससे किसी भी घटना को होने से रोका जा सके और बचाव हो सके। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ से आई हैं, जहां काली नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश ने मंजर को इस कदर भयावह बना दिया है कि इस नदी के आसपास के कई आशियाने बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। काली नदी में आए इस सैलाब को ऐसे ही समझा जा सकता है कि जौल जीवी मेला स्थल भी पूरी तरह से नदी में समा चुका है। यही वजह है कि डरे और सहमे स्थानीय लोग प्रशासन से खुद की हिफाजत की मांग कर रहे हैं। जौल जीवी का मेला स्थल है वो अभी जलमग्न हो चुका है, तो प्रशासन को जल्द से जल्द जो खतरे वाली जो जगह है उन्हें चिन्हित कर वहां के लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराना चाहिए। ऋषिकेश में भी 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। यहाँ पहाड़ों से उतरी लहरों ने गंगा को जबरदस्त उफान पर ला दिया है। जहां कभी घाट नजर आते थे, वहां सैलाब के मटमैले पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें त्रिवेणी घाट की हैं, जहां आरती स्थल तक गंगा का पानी पहुंच गया है। मुश्किल इस बात की है कि मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक ऐसी ही बारिश हो सकती है, जिस वजह से हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इस वक्त उत्तराखंड के ऋषिकेश में हम लोग मौजूद हैं और जो घाट है ये त्रिवेणी घाट इसे कहा जाता है। और इस वक्त स्थिति यहाँ पर आप देखें तो लगातार हो रही बारिश के बाद पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है, ये हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। ये गंगा नदी है और गंगा नदी में इस वक्त पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो घाट है त्रिवेणी घाट वो आधा पानी में डूब चुका है। सामने बिजली के खंभे आपको नजर आ रहे हैं, वो आधे पानी में आपको डूबे नजर आएंगे। उसके सामने एक बिल्डिंग आपको नजर आएगी जो स्नान घर बनाया गया है, जहां पर आश्रम भी है, तो उसका एक मंजिल पूरी तरह पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। आलम यह हो चुका है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी अभी से खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस तरह से गंगा का उफान इस वक्त देखा गया है, कुछ वैसी ही तस्वीर 2013 की आपदा के दौरान देखी गई थी। एक बार पहले जैसे केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है, जो कल बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। काफी यहाँ चेंजिंग रूम रखे थे, सारे जो आरती स्थल हमारा पूरा टूट चुका है। ये सामने आरती स्थल है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। ये आरती स्थल देखिए पूरा का पूरा पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है, पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है और ये लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर मैं बात करूं हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के लेवल की, तो ये डेंजर लेवल से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहा है। यही वजह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर जैम जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला रास्ता है और यहाँ से आगे फिलहाल लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सामने एक घाटी है जहाँ पर रात को लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक है और ये वजह है कि जो पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये पुलिस उन सभी को रोक रही है। उनका ये कहना है कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, आगे लगातार पत्थर गिर रहे हैं। क्यों रोका सर आपको? रिपोर्ट के लिए रुका है। रिपोर्ट के लिए आगे कह रहे हैं पहाड़ी मलबा गिरा हुआ है, इसलिए भी आपका जाना बेकार है आगे। नहीं, मलबे के लिए नहीं, रिपोर्ट के लिए। आपके लिए रिपोर्ट के लिए रुका। सर आगे क्या रास्ता टूटा हुआ है? आगे रास्ता टूटा परसों से। अच्छा परसों, ठीक है। हाँ, कल शाम को थोड़ी देर के लिए खुला था, मगर फिर जो है तोता घाटी में फिर बंद हो चुका है। तो ये बद्रीनाथ वगैरह नहीं जा सकते लोग आगे?
तो बद्रीनाथ से सर वो जो है कहाँ से जाएंगे, रोड तो बंद है। अच्छा, तो कैसे तो जाएंगे? ये जो लोग जा रहे हैं तो इसलिए आप इनको रोक रहे हैं वापस जाने के लिए? वापस कर रहे हैं कि जो भी एक और नीलकंठ वाले या शिवपुरी तक वाले जा रहे हैं, हाँ। बाकी जो ऊपर वाले लोकल या कोई यात्रा आ रहे हैं तो उसे कह रहे हैं बाया नरेंद्र होकर आप जो है जा सकते हैं, मगर ये रोड बंद है। यहाँ से आगे बढ़ने वाले लोगों को पुलिस लगातार ये कहकर रोकने की कोशिश कर रही है कि आगे जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते से आगे पहाड़ भरभरा कर गिरते जा रहे हैं। कब से आप अटके हुए हैं ट्रैफिक? 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से अटके? बिल्कुल जी। तो परेशानी हो रही है? बिल्कुल हो रही थी, आप देखे हैं। कहाँ जाना था आपको? मुझे नीलकंठ जाना है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं लैंडस्लाइड हुआ पड़ा तोता घाट के पास, तो कैसे आगे जाएंगे? तब तो फिर तो वापस आना पड़ेगा। वापस आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। कि देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पुलिस रोक रही है, और पुलिस कोशिश ये कर रही है कि लोगों को ये समझाया जाए कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है आगे के इलाकों में। तो ये ट्रैफिक जैम की स्थिति अब बन गई है ऋषिकेश में। उसको जा रहे हैं वाटरफॉल पे। अच्छा, तो ये आगे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है कि बता रहे हैं? नहीं, हम तो पहले ही चले जाएंगे, नीलकंठ से रास्ता कटता होगा ऊपर के लिए। उस तरफ भी परेशानी हो सकती है, तो आपको लगता है कि ऐसे में जाना चाहिए आगे? उस तरफ परेशानी नहीं है, असल में हम कलौली से ही आए हैं वापस। तो औली जा नहीं पाए हम, रास्ता बंद था, तो दूसरे हाईवे से होके आए। अच्छा। रुद्रप्रयाग के आसपास भी भारी बारिश का असर साफ देखा जा रहा है। यहाँ जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों की जिंदगी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी भारी भरकम बोल्डर पहाड़ों से हर भरा कर नीचे गिर सकता है। देवप्रयाग के आसपास का इलाका है, और यहाँ पर आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, और ये तस्वीरें आपके सामने, बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे हैं। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर बुलडोजर आया और उसने रास्ता साफ किया, उसके बाद जो है वो गाड़ियाँ यहाँ से मूव कर पा रही हैं। और ये देखिए कि पत्थर कितनी ज़्यादा संख्या में इस वक्त आपको यहाँ सड़क पर गिरे हुए नजर आएंगे। और सामने की तरफ आप देखिए तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, और थोड़ी देर पहले की ये खबर बताई जा रही है कि जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और तमाम जो ट्रक थे वो काफ़ी देर तक यहाँ पर फंसे रहे। ये तस्वीर आप देखिए कि गंगा नदी का बहाव देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और अक्सर जब इस तरीके से बारिश लगातार हो रही हो तो इस तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। और इसी बहाव की वजह से, जो पानी का बहाव बढ़ गया, इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो नदी का स्तर है वो खतरनाक स्थिति तक जा पहुँचा है। इन रास्तों से गुजरना मौत को दावत देने से कम नहीं है। यही वजह है कि हाईवे खुलने के बाद यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि जरा सी भी चूक यहाँ किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इन जगहों पर जहाँ पर लैंडस्लाइड अक्सर होता है, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इन इलाकों पर बुलडोजर की मदद से रास्ता साफ करने की लगातार कोशिश की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले से साफ किया गया, और ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से रात भर ये रास्ता बंद रहा। भले ही इस जगह से बोल्डर्स को हटा लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुसीबतों की खाई और चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि आगे के इलाकों में भी लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, जिस वजह से कई लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। कई लोग हैं जो कि आगे जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल रास्ता बंद हो जाने की वजह से जहाँ तहाँ वो खड़े हैं, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये देखिए किस तरीके से कभी भी पत्थर नीचे गिर सकता है। देवप्रयाग के आसपास के इलाके में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि यहाँ ट्रकों का लंबा जैम लग गया है, क्योंकि आगे भारी भरकम पत्थरों ने पहाड़ से गिरकर सड़क पर इन ट्रकों का रास्ता रोक लिया है। परेशानी ट्रक ड्राइवर्स को काफी ज्यादा झेलनी पड़ती है, क्योंकि 2-2, 3-3 दिनों से वो ट्रक में ही इसी तरीके से बैठे रहते हैं, क्योंकि आगे जा नहीं सकते। पीछे भी कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है तो पीछे भी नहीं जा सकते, और सामान पहुंचाना जरूरी होता है, जरूरत का सामान होता है, और उस सामान को पहुंचाने में काफी मशक्कत इन्हें करनी पड़ती है। कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से निकले थे आप? हम आए हैं जी रोपड़ से। रोपड़ से? हाँ। कहाँ जाना था आपको? श्रीनगर। श्रीनगर जाना था। कितने दिनों से फंसे हुए हैं? हमें तो यहाँ तीन दिन तो हो ही गए। 3 दिन से? क्या वजह हुई, आगे क्यों नहीं जा पाए? ये रास्ता जाम की वजह से पहाड़ गिर गया ना, चट्टान गिर गया, इसकी वजह से। परेशानी इस बात की है कि यहाँ लोगों को फंसे
4-4 दिन हो चुके हैं। गाड़ियां 40 मीटर ही चल पाती हैं और अगले 4 घंटे जस की तस खड़ी रहती हैं। यही वजह है कि यहाँ मौजूद ये तमाम ट्रक ड्राइवर रास्ता खोलने का इंतजार कर रहे हैं। कितने दिनों से फंसे हुए हैं? 4 दिन से। 4 दिन से फंसे हैं। कहाँ से आ रहे थे? ऋषिकेश से। कहाँ जाना था आपको? तिलवाड़ा। 3 दिन से हमको खाना पीने की भी दिक्कतें हो रही है और अभी ऐसे में हम कैसे चले, जब मशीन ही वाला नहीं जा पा रहा है तो हम कैसे चले, हम भी यहीं खड़े हैं। पहाड़ पर कुदरत अपना कैसा कहर बरपाती है, ये तस्वीरें इसकी बानगी पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बद्रीनाथ हाईवे के करीब अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भर भरा कर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि जिस वक्त ये पहाड़ गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देश भर में आज से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो रही है। नई नीति में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसकी खरीद केंद्र सरकार करेगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार 75% टीका वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीदेगी और बाकी 25% कंपनियां निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेच सकेंगी। आज से केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई के लिए कुछ पैमाना तय किया है, जिसमें राज्य की आबादी, कोरोना संक्रमण के फैलाव की स्थिति, वैक्सीन की बर्बादी को ध्यान में रखा जाएगा। आज से देश में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। देश भर में आज नई वैक्सीनेशन